Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the next lecture of class plus 2 physics. As students, we discuss our chapter current electricity and we discuss up to the microscopic form of Ohm's law. And today we derive the relation between electrical resistivity and electron mobility. As students, we derive the relation I is equal to ANEVD। आपको याद होगा ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ, हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था J इज़ इक्वल टू I/A। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में किया था। J वहाँ पर हमारी क्या थी, करंट डेंसिटी, क्लियर। सो करंट पर यूनिट एरिया, और इसको हमने इक्वल टू प्रूव किया था सिग्मा ई के, ये भी आपको याद है। अब यहाँ पर सिग्मा ई के हमने इसको इक्वल प्रूव किया था, और सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ और यहाँ से हम निकाल सकते हैं I/A करंट अपॉन एरिया। दिस विल बिकम करंट डेंसिटी and is equal to NEVD. Let's give its equation 1. देखो हमने एक रिलेशन किस में ड्राइव करना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में, मतलब एक तो हमें रो चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको याद हो, हम उसको सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, रेजिस्टिविटी आपको पता ही है, हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें रो और म्यू के बीच में रिजल्ट ड्राइव करना है। एक आपको याद हो, हमने म्यू का रिजल्ट जो है मतलब वीडी का मोबिलिटी के साथ रिलेशन ड्राइव किया था, Vd इज इक्वल टू म्यू ई, मतलब मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने ड्राइव किया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम Vd की वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू ई, तो पुट कर रहे हैं। Ne Vd की वैल्यू क्या पुट करेंगे, म्यू ई, हमारे पास इधर क्या है I/A। अब देखो I/A किसके इक्वल है, सिग्मा ई। सिग्मा ई किसके इक्वल है, 1/ρ। तो हमने यहाँ पर रो और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, तो हम I/A की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/ρ इंटू ई इज इक्वल टू क्या है, Ne म्यू ई। ई के साथ ही देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू 1/Ne म्यू। So this is the relation between the electrical mobility and electrical resistivity. Okay, clear? So this is the relation between electrical mobility and electrical resistivity. And next term is the temperature coefficient of resistance. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टर्म यूज़ की जा रही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम समझेंगे क्या है। देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल अल्फा। सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या है वो हम नोट करेंगे, अभी पहले हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। लेट कर लेते हैं एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस कितनी है उस टाइम पर, R1 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। T2 डिग्री सेल्सियस पर हम लेकर चल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या है, R2। नाउ चेंज इन रेजिस्टेंस। अब चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 माइनस R1, क्योंकि T2 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, और हम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में क्या क्या गया, इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। पहले हम लिखाते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1
पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी R1। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हो गया, मतलब कितना चेंज आया टेम्परेचर में, चेंज कितना है वो कितना है T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अप इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज हमारे पास ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए जो यूनिट है अल्फ़ा की वो हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स और केल्विन का इन्वर्स। देखो आर के साथ आर की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर कितना बनेगा ओहम, यहाँ पर भी कितना है ओहम, ओहम से ओहम कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बाय टेम्परेचर की यूनिट बचेगी, क्योंकि टेम्परेचर में से टेम्परेचर माइनस करोगे आएगा तो टेम्परेचर ही, तो 1 बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है डिग्री सेल्सियस, तो 1 बाय है इसीलिए डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स और केल्विन का इन्वर्स। तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स हैं अल्फ़ा की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम केस डिस्कस कर रहे हैं फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीज, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस मेटल की इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो भी क्या करेगी, मेटल्स की इंक्रीज कर जाएगी। एंड फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है नेगेटिव, नेगेटिव होने से मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, फाइनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है इनिशियल रेजिस्टेंस से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट फॉर अलॉयज लाइक कांस्टेंट एंड मैंगानीज। अलॉयज हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, मतलब उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होने वाली है। सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसीलिए हम इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल जो है मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गई हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, इसको हम किससे बनाते हैं, अलॉयज से बनाते हैं, बाय यूजिंग अलॉयज लाइक कांस्टेंट एंड मैंगानीज, क्योंकि इनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ओके, एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, m/n/e² टॉ। यहाँ पर टो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हमने पहले कर लिया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की डिपेंड किस पर करे, देखो मास तो कांस्टेंट है, ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, एक तो नंबर डेंसिटी और एक हमारे पास क्या बचा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या फिर हम उसको बोलते हैं मीन कोलिजन टाइम। तो रो किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो एन पर, एक टॉ पर, तो रो की डिपेंडेंस किस पर है, रो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन टॉ। ठीक है, तो अब हम दोनों फैक्टर्स को चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं फॉर मेटल्स। अब मेटल्स के केस में क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देखो मेटल्स में आप एक कंडक्टर ले लो यहाँ पर, अब कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करना कह सकते हो, या इधर से आप वोल्टेज दे रहे हो, जो सपोज हम यहाँ से ये वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv²। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज करना मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज करना, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स फटाफट यहाँ पर एक एंड पर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे,
मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स बढ़ेंगी, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स बढ़ जाती हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से पहले का टाइम, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपने आप डिक्रीज हो गया। अब देखो वर्डिंग क्या है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थर्मल स्पीड क्या कर गई, इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे मेटल आयन से, फिर क्या होगा, मीन कोलिजन टाइम क्या कर गया, डिक्रीज, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो रो की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। मतलब अगर हम टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन देखें, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टो डिक्रीज कर गया, टो डिक्रीज किया मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। तो बेसिकली टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है। देखिए सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या है, फॉर सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन केसेस में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा। हमने मेटल के केस में भी यही डिस्कस किया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। पर हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो हमारी रो है वो एन पर यानी कि नंबर डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि नंबर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। नंबर डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो नंबर डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है कि वो डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइप को कंपनसेट कर जाती है। कंपनसेट मतलब उसको ओवरकम कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इटा के यानी कि एन के नंबर डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में क्या हो रहा है, इन इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी, सॉरी यहाँ पर हमने बोला कि एन इंक्रीज कर गया, एन इंक्रीज कर गया मतलब रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ, देखो अगर एन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। और एन की वैल्यू इंक्रीज कब कर रही है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आ गया देखो इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो टेम्परेचर ग्राफ है, इधर रेजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट रेजिस्टिविटी के अमाउंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब एट अप्रोक्स 0 केल्विन अगर हम बात करें, 0 केल्विन पर जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी मैक्सिमम है। बिल्कुल हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम बोलेंगे मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। या हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी क्या है, इज अप्रोक्सीमेटली 0। देखो अगर रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ हमारे पास रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0। ओके, सो स्टूडेंट्स अप टू दैट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी then you can comment me, and if there is any type of query regarding previous topics then you also ask me the questions regarding this। and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आपको प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी या आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू।